हेलो एवरीवन। सो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी का आपका बंटी उपन्यास। और इससे पहले हमने तमस उपन्यास को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और आपका शेखर एक जीवनी है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो ये आपका यूजीसी नेट है जो उसकी जो हिंदी की यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर हमने 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज का हमारा लेक्चर है 5वां। ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम इन उपन्यासों को पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो आपका लाइन से जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम कर भी रहे हैं साथ में। ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है। जो बंटी है वो कल्पनाएं कर रहा है किस तरह से क्या क्या होगा। ठीक है। राक्षसों की डरावनी गुफाएं, परियों के सोने चांदी के महल, तो वो कल्पनाएं कर रहा है। और फिर इन सबके बीच में उभर आता है कलकत्ता। जिस तरफ होगा, किस तरफ होगा, कितनी दूर होगा यहाँ से, क्वेश्चन अपने माइंड में कर रहा है। तब खट से उंगलियों का क्रॉस बन जाता है और प्रॉमिस टूटने का पाप न लगे। मम्मी की बगल में लेटा बंटी आसमान देख रहा है। झिलमिल झिलमिल करते तारे छिटक छिटके हैं। आसमान में सप्तऋषि मंडल है। वह आकाश गंगा है। वह तेज तेज चमकाने वाला ध्रुव तारा है। इस तारे को दिखा दिखाकर ही तो मम्मी ने उसे बालक ध्रुव की कहानी सुनाई थी। 5 साल के बच्चे ने तपस्या की थी, इतनी प्यारी तपस्या कि भगवान भी खुश हो गए थे। कैसे करते होगे तपस्या? उसने मम्मी के पास सरक कर पूछा, मम्मी तपस्या कैसे करते हैं? तपस्या? क्यों? बताओ ना मम्मी, मैं जो पूछ रहा हूँ। अपने मन को मार लो, बस यही सबसे बड़ी तपस्या है। मम्मी ने जैसे टालने के लिए कह दिया। बालक ध्रुव ने तो जंगल में जाकर तपस्या की थी ना। की होगी रे। और मम्मी ने तकिए में इस तरह मुंह गड़ाया जैसे वह और बात नहीं करना चाहती हो। मन को मारना भी तपस्या करना हो सकता है क्या? क्वेश्चन कर रहा है अपने मन से। मन तो आजकल वह भी कितना मारता है अपना। तो क्या वह भी तपस्या कर रहा है? एक अजीब सी पुलक उसके मन में जागी, एक अजीब सा आत्मविश्वास। कौन खुश होगा उसकी तपस्या में? भगवान पापा। खट से उंगलियों का क्रॉस बन गया। पर नहीं, वह पापा को याद थोड़े ही कर रहा है। वह तो केवल सोच रहा है कि खुश होकर पापा फिर से उनके साथ रहने लग जाएंगे। तो मम्मी की बात हुई। मम्मी की खुशी की इससे प्रॉमिस थोड़े ही टूटेगा। मन को तसल्ली हुई। मम्मी से पूछे, पर नहीं, ऐसी बात भी मम्मी से नहीं पूछनी चाहिए। ना हो पापा खुश, वह मम्मी को ही खुश करेगा। खुश नहीं, सुख ही करेगा। उसके सिवाय मम्मी का है ही कौन? उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने तकिए में मुंह गड़ा रखा था। सचमुच उसकी मम्मी दुखी है। जब भी वह मम्मी को लेकर आगे की बात सोचता, उसे हमेशा लगता जैसे मम्मी पर दुख ही दुख पड़ रहे और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें दूर किया जा रहा है। कैसे दुख है सो नहीं जानता, उन्हें कैसे दूर कर रहा है वह भी नहीं जानता, यह भी नहीं जानता। बस मम्मी दुखी है, वह मम्मी का अकेला बेटा उन्हें दूर कर रहा है। कई बार मन होता मम्मी को यह बात बताए, पर कैसे? अच्छा, क्या तपस्या से पक्की कट्टी को खत्म नहीं किया जा सकता? मम्मी, उसने धीरे से पूछा। मम्मी, तपस्या करके मम्मी पापा की कट्टी नहीं खत्म हो सकती? मम्मी ने सिर उठाया और क्षण उसका चेहरा देखती रही, फिर बाह में भरकर उसे अपने में भींच लिया, मतलब कस के पकड़ लिया। पापा की बात करते करके गलती तो नहीं कर दी उसने? तू पापा के साथ रहना चाहता है? क्वेश्चन करा मम्मी ने। नहीं मम्मी, मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो बंटी ने इस तरह कहा जैसे मम्मी कहीं उसे गलत ना समझ ले। क्यों बेटा, तुझे पापा चाहिए? मन करता है पापा हूँ। बंटी एक क्षण असमझ में रहा। हाँ, कहने में कहीं मम्मी नाराज ना हो जाए, पर झूठ बोलने से तपस्या तो बिगड़ जाएगी। उसने धीरे से हाँ कह दिया। मम्मी उसके बात सहलाती रही, पर पता नहीं उसमें पापा मिल जाएंगे का आश्वासन था या पापा को नहीं मिल सकते की मजबूरी। आज मम्मी का कॉलेज खुल गया। मम्मी खुश खुश कॉलेज चली गई। उनकी तो बोरियत जैसे खत्म हुई। गर्मी की छुट्टियों के ये लंबे लंबे दिन दोनों ने एक दूसरे को सहारा देकर ही काटे। सारे दिन मम्मी के साथ ही रहता था। हाँ, कभी कभी जब शाम को मम्मी
बाहर जाती तो वह जरूर थोड़ी देर अकेला हो जाया करता था, पर आज तो जैसे दिन भी उसे अकेले ही काटना है। उसका स्कूल खुलने में तो अभी 4 दिन बाकी है। चलने से पहले मम्मी ने फूफी को समझाया, 4 बजे के करीब सब लोग चाय पीने यहीं आएंगे। दही पकौड़ी और आलू की टिक्कियाँ तुम घर में बना लेना। चिवड़ा और मिठाई में चपरासी के हाथ भिजवा दूंगी। मदद की जरूरत हो तो उसे रोक भी लेना। 4 बजे तक सब कुछ तैयार हो रहे। हाँ, मैं सब देख लूंगा मम्मी, तुम जाओ। चपरासी क्या करेगा, मैं मदद करवा दूंगा फूफी की। मेरा राजा बेटा, मम्मी ने प्यार से गाल थपथपाए और चली गई। बताओ फूफी, क्या करना है? अले अले अभी से क्या करना है? कुछ नहीं, जाओ खेलो। घर तो साफ कर लूं पहले। मम्मी की टी शर्ट की पट्टी टीचर्ड की पार्टी मम्मी की टीचर्स की पार्टी है आज तो सब। आज उसे बहुत काम करना है वो के भाव से बंटी सफाई में जुट गया। कपड़ा लेकर टेबल कुर्सी पोंछ डाली। अपनी बुद्धि के हिसाब से जितनी साज सजा कर सकता था वह भी कर दी। अरे तुम इतने समझदार कैसे हो गई बंटी भैया? आजकल ना जिद करते, ना झगड़ा करते, ना रोते। कहाँ से आ गई इतनी अकील तुम में? आएगी क्यों नहीं? अब क्या मैं बच्चा हूँ अपनी समझदारी का ठप्पा पड़ते? देख बंटी कहीं भीतरी भीतर पुलकित हो गया। मन हुआ फूफी को तप की तपस्या वाली बात भी बता दे। यूं भी फूफी उसके अकेलेपन की साथी है। वह उससे लड़ता भी है, उसे तंग भी करता है, उस पर रो भी जमाता है। जमीन में चौक या कोयले से शतरंज बनाकर चंगा अट्टा पो भी खेलता है। क्या खेलता है? चंगा अट्टा पो अंटा वो। तो कभी उसकी गोद में सिर रखकर कहानियां सुनता है, फिर एक कहानी के साथ 1000 प्रश्न। तब फूफी बिगड़ पड़ती है। तुम इतनी बहस काहे करते हो? कहानी है सो है, बिना बोले सुनोगे तो सुनाओगे। हाँ, खाली हुआ कार दो बस। अच्छा फूफी, बालक ध्रुव ने जो तपस्या की थी, लो फिर तुम्हारा कहानी किस्सा शुरू हुआ। हम एक बात भी नहीं करेंगे इस वक्त? फूफी चली गई। बुद्धू कहीं की, सोच रही है मैं ध्रुव की कहानी सुनूंगा, जैसे मुझे आती ही नहीं है। बंटी अपनी छोटी सी हथेली में उबले हुए आलू को गोल गोल टिक्कियां बनाता जा रहा था। जैसे फूफी ने बताई ठीक वैसे ही, और कहानी चल रही है वही सोनल रानी वाली। रानी हंसे तो फूल झरे और रोए तो मोती झरे। राजा रानी के पीछे प्राण दे। रानी अपने हाथ में सोने के बरक में लपेट कर राजा को 56 मांसों वाला सुगंध से भरपूर पान खिलाती और मंद मंद मुस्कुराती। मुस्कान ऐसी कि राजा पागल। राजा की 20 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? 20। 20 रानियों के 100 बच्चे। 20 रानियों कितने? 100 बच्चे। सोनल बच्चों के पीछे प्राण देती है। बच्चे खाए तो रानी खाए, बच्चे सोए तो रोनी सोए। बच्चों का सिर दुखे तो रानी पीर से छटपटाए, बच्चों के चोट लगे तो रानी के फूल जैसे शरीर में खून झरे झरे। कोई नहीं पतियाए तो आकर देख ले। माए माए लोगों ने बहुत देखी, पर ऐसी माँ तो देखी ना सुनी। अपने और सौतेले बच्चों में कोई भेद नहीं। देखते सुनते भी कैसे। कोई सचमुच की औरत तो भी नहीं, डायन थी। सारे जादू बस में कर रखे थे, जैसा चाहती वैसा स्वांग धर लेती। और जब अमावस्या की दिन रात अंधेरी घुप घुप हो जाती तो वह अपने असली रूप में आती। काली भूत अंधेरे में ऐसी घुल मिल जाती कि पता ही नहीं लगता। फिर सबको जादू के बस में किया और एक बच्चा हड़प। बंटी की सांस जहां की तहां रुक जाती। सवेरे मेरे बच्चे की हड्डियों से चिपट चिपट कर ऐसा रोती कि चेत ही नहीं रहता। नौकर चाकर दौड़ पड़ते, कोई गुलाब जल छिड़कवाता, कोई केवड़ा जल। राजा खुद फूलों के फले पंखे से होले होले प्यार करते। बेटे का गम भूल रानी की चिंता में परेशान हो जाते। रानी होश में आती तो चीखती, मेरे बच्चे लाओ। नहीं, मैं प्राण दे दूंगी। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राजा, फिर भी कोई पता ही नहीं। वह अपने बच्चों को भी खा जाती है। फूफी उस डायन के आतंक से पूरी तरह आतंकित। बंटी बड़ी बड़ी आंखें करके पूछता, और क्या डायन बनने के बाद क्या उसे होश रहता कि किसका बच्चा है? बस भूख ही लगी, खाओ। भूख लगे तो बच्चे को ही खाओ।
उस मरे बच्चे के प्रति मन कैसा भीग भीग आता बंटी का। भूख में आदमी तक को होश नहीं रहता, बस खाने को चाहिए, जो भी हो जैसे भी हो। फिर वह तो डायन भी थी, अपनी भूख की चिंता करती है बच्चों की, तो वह और किसी को खा लेती, नौकर चाकरों को या जानवर को खा लेती। बच्चों के कोमल मांस लैसा और कहाँ मिलता। तो बच्चे दूसरे बच्चों को क्यों खाती, केवल राजकुमार को ही क्यों खाती, खाएगी क्यों नहीं। 56 भोग खाए राजकुमार को दही में जैसा मांस वैसा और कहाँ मिलता है। तो धीरे धीरे राजा के सब बच्चे खा गई। और क्या खा गई, सुंदर कोमल बच्चे हड्डी की ठठरियां बन गई, बस उन ठठरियों को देख देख कर रोने का नाटक करती रहती। घिन और डर के मिले जुले भाव से बंटी की आंखों में आंसू आ जाते। फूफी ने देखा तो प्यार में झड़कते हुए बोली, ए लो, तुम आंसू टपकाने लगे। अरे ये तो विश्वास कहानी है, बकवास कहानी है, कहीं सच में ऐसा थोड़ी ही होता है, सब झूठ मनगढ़ंत। इन बातों में कहीं रोया जाता है, सुनो और भूल जाओ। नहीं, हम आगे से कभी नहीं सुनाएंगे। हाँ। और उसने झट दूसरी कहानी शुरू कर दी। 4 मूर्खों की। तो थोड़ी देर में ही बंटी खिलखिलाने लगा। दौड़ दौड़ कर बंटी ने मेज लगा दी और खड़ा होकर मम्मी की राह देखने लगा। अपनी सारी टीचर्स को लिए मम्मी आ गई, हंसती हुई बतियाती हुई। दीपा आंटी तो सबके बीच जैसे छिप ही गई थी। कहो बंटी कैसे हो। हेलो बंटी कैसे हो, कहियो ने एक साथ पूछा। पहले से लंबा हो गया। तो बंटी ने जैसे मन ही मन में से उसे सुधारा। लंबा नहीं, बड़ा हो गया हूँ, थोड़े मोटे भी होयो, वरना संकियां पहलवान लगोगे। बंटी ने मौका ताका, दीपा आंटी की बाह में झूल गया। मम्मी की सारी टीचर्स में एक यही तो पसंद है, बाकी तो सब बेकार है। तो सारी टीचर में कौन सी पसंद थी उन्हें? दीपा आंटी। आप छुट्टियों में एक बार भी घर क्यों नहीं आई आंटी? छुट्टियों में हम यहाँ थे ही नहीं, बताओ कैसे आते। हर साल बंटी बाहर जाता था, इस बार हम बाहर चले गए। घसीटता हुआ वह दीपा आंटी को लॉन की तरफ ले गया, अपने पौधे दिखाने के लिए। कहाँ गई थी आप? कलकत्ता। कलकत्ता। बंटी जैसे एक क्षण को पुलक आया, एक उड़ती सी नजर मम्मी की ओर पर डाली। वह सबको लिए बरामदे की सीढ़ियां चढ़ रही थी। आपने क्या क्या देखा वहां? कैसा है कलकत्ता आंटी? बहुत बड़ा और बहुत गंदा। एलिगन रोड देखी अपने? नहीं तो लीजिए, एलिगन रोड भी नहीं देखी। मैं क्या वहां सड़कें देखने गई थी? क्या है एलिगन रोड में? कुछ नहीं, वैसा ही पूछ लिया। बंटी पापा की बात नहीं बताएगा, किसी को बताना भी नहीं चाहेगा। उसे अब तो वह सब समझता है। दीपा आंटी अंदर जाने लगी तो उसने जल्दी से मोंगरे के 2-3 फूल तोड़े और बोला, नीचे झुकिए, मैं आपके जूड़े में लगाऊंगा। हंसती हुई दीपा आंटी झुक गई। लगाना आता भी है? और नहीं तो क्या, मम्मी के बालों में रोज मैं ही तो फूल लगाता हूँ। यह सब पौधे पौधे भी तो मैंने ही लगाए हैं। अपने पौधों की बात करते समय बंटी के मन में उत्साह और गर्व जैसे छलकता पड़ता है। बंटी लाल आकर सबको खिला रहा है, मना करने पर मुनहार भी करता है। एक तो लीजिए जरा सी, और यह गर्म वाली टिक्कियाँ। सब लोग खाने और बतियाने में समान रूप से जुटी हुई है। कितना बोलती है ये सब लोग। सब से आई जब से आई लगातार चक्कर चक्कर किए जा रही है। लड़कियों को कैसे चुप रखती होगी। अच्छा, उनके स्कूल के सर लोग भी जब आपस में मिलकर बैठते होंगे तो इस तरह बातें करते होंगे। बच्चों को तो सब लोग कैसा डांटते हैं, चुप रहो, शोर मत करो। क्या क्लास को भाजी मार्केट बना रखा है? उसने कभी भाजी मार्केट देखा नहीं। शायद बहुत शोर की जगह होती होगी, जितना शोर यहाँ हो रहा है उससे भी ज्यादा। भाई बंटी तो बहुत समझदार हो गया, एकदम राजा बेटा की तरह काम कर रहा है। हमारी पिंकी तो लड़की है, पर एक भी काम तो करवा लो। एक बात कहो कि बस जवाब हाजिर। अरे मिसेज बत्रा का बेटा है, आखिरी होशियार नहीं होगा? मोटी मिसेज सक्सेना बोली। मक्खनबाज कहीं की। वह जानता है कोई उसकी तारीफ नहीं कर रही है, सब मम्मी को मक्खन लगा रही है।
एक बार कॉलेज गया तो यही मोटी बड़े गाल सहलाकर कहती रही, हाउ स्वीट, जानती हो कितना इंटेलिजेंट है यह। और जैसे ही वह पीछे मुड़ा धीरे से बोली, अरे मिसेज बत्रा ने बिगाड़ कर भूल धूल कर रखा है। इतना जिद्दी और सिचड़ा लड़का है कि बस प्रिंसिपल का लड़का है, सो कोई कुछ कहता ही नहीं। मोटी चापलूस कहीं की, माथे पर बिंदी इतनी बड़ी लगाई है जैसे पैसा ही चिपका लिया हो। बस एक दीपा आंटी अच्छी है जो ना कभी इस तरह की तारीफ करती है ना बुराई। मिले तो उसके साथ खेलती भी है, मौका मिले तो उसके साथ भी खेलती है। चाय समाप्त हुई तो सब लोग बाहर के कमरे में आ गए। वह दीपा आंटी की कुर्सी पर ही बैठ गया। उसने सटक कर एक तरह से उन पर लदकर मम्मी के पास के रैक पर से फाइल उठाई, बीच की मेज अपनी तरफ खींची और ढेर सारे कागज फैला दिए। दीपा आंटी, आप गाना नहीं सुनाओगे? देखो बच्चा, मम्मी अब आंटी मीटिंग कर रही है, समझे? लाड में वे हमें उसे हमेशा बच्चा ही कहती है। मम्मी, हम दीपा आंटी का गाना सुनेंगे, आंटी को गाना सुनाना ही होगा। और वह पूरी तरह दीपा आंटी की गोद में लद गया, कुछ इस विश्वास के साथ ही मम्मी उसकी बात टाल ही नहीं सकती थी। इतना काम उसने आज किया है, अब तो वैसे ही उसका अधिकार हो गए। बंटी बेटा, अब हम लोग जरा काम की बात करेंगे, कॉलेज की तुम बाहर जाकर खेलो। मम्मी की बात बंटी को जैसे कहीं से चीर गई। एक क्षण वह मम्मी को इस तरह देखता रहा जैसे विश्वास नहीं कर पा रहा कि मम्मी ने उसे ही बाहर जाने को कहा। फिर धीरे से उठा फिर धीरे से उठा और बाहर आ गया, अपमानित सा, आहत सा। तो उसकी इच्छा से भी ज्यादा जरूरी काम मम्मी के पास है। कॉलेज की बात कॉलेज में कर लेती, घर में तो कम से कम उसकी बात ही माननी चाहिए। वह तो कब से सोच रहा था कि शाम को दीप आंटी का गाना सुनेगा, फिर अपनी कविताएं सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा, पिछली पहेली पूछेगा। ऐसी ऐसी पहेली उसे आती है कि कोई बात बता ही नहीं सकता। लड़कियों को पढ़ाना आसान है, पहेलियां पहेलियां क्या कर हर कोई बता सकता है। पर अब कुछ नहीं, मम्मी को ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना। और ना चाहती हुई भी मम्मी को लेकर जाने कितना कितना गुस्सा मन में उफनने लगा। तभी सारे गुस्से और दुख को ठटेलती हुई समझदारी आई। मम्मी प्रिंसिपल है, कितनी जरूरी जरूरी काम उनको रहते हैं, उसे इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, 2 महीने से मम्मी सारे दिन घर जो रहती थी, सो वह कॉलेज के काम की बात भूल गई। क्या भूल ही गया था, इसलिए तो गुस्सा भी आ गया, वरना तो इसमें गुस्से की कोई बात ही नहीं है। कॉलेज खुल गया तो कॉलेज का काम भी होगा ही। टिट्टू के पापा नहीं, ऑफिस की फाइलें लेकर घर में बैठे रहते हैं, फिर उस कमरे में कोई घुस तो नहीं तो जाए देखे, ऐसा फटफटाते हैं कि बस। मम्मी ने तो कितने प्यार से कहा, उसके पापा भी लेके लेके फाइलें लेकर आते होंगे। खट से उंगलियों का क्रॉस बन गया। फिर भी कहीं एक धुंधली सी तस्वीर उभर ही आई, फाइलों में डूबे हुए पापा। नहीं नहीं, उसने अपने मन को समझाया। सब लोगों को विदा करके मम्मी जल्दी से तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। अब वह मम्मी के साथ खेलेगा, फिर रात में कहानी सुनेगा, खूब लंबी वाली। आज कितना काम किया है उसने मम्मी पर। मम्मी जब कॉलेज का काम करने लगी तो बाहर भी आ गया। अब ना जाने, ना कॉलेज का काम, अब मम्मी फिर उसकी हो गई है, बिल्कुल उसकी। पता नहीं क्यों मम्मी और उसके बीच में कोई भी आता तो उसे अच्छा नहीं लगता। कॉलेज के दिनों में तो वैसे भी शाम को ही मम्मी उसकी हुआ करती थी, बालों की ढीली ढीली चोटी और मुलायम वाला चेहरा।
मम्मी मुंह पोंछती हुई कमरे में आई। लो, बातों ही बातों में टाइम का कुछ अंदाजा ही नहीं रहा। 7 बजे पहुंचना था और पौने 7 तो यही बज गए। तुम कहीं जा रही हो मम्मी? अपने को रोकते रोकते भी बंटी रुआंसा हो आया। बेटे, एक बहुत जरूरी काम से जाना है, बहुत ही जरूरी। मम्मी के सदे हुए साथ हाथ खटखटाए, चूड़े में पीने खोसते जा रही है। जा रहे हैं। वाह, मैं अभी भी अकेला हूँ। आज तो सारे दिन बिल्कुल अकेला रहा हूँ। मम्मी गुस्से में भरा बंटी का स्वर भर्रा गए। एक क्षण को मम्मी का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। बंटी की ओर देखा बहुत प्यार से, फिर अपने पास खींचकर दुलारती हुई बोली, मेरा राजा बेटा अकेला क्यों रहेगा? टीटू को बुला लेने या उसके यहाँ चले जाना। बस थोड़ी देर में तो आ ही जाऊंगी। टीटू बुलाने से भी आता। इस समय कभी इस समय वहां जाऊं तो उसकी मम्मा ना तो ना हो तो साथ ले जाओ ना। बहूजी, दरवाजे पर बैठी सुपारी काटती हुई फूफी ने कहा, सवेरे से तो अकेला डांव डांव डोल रहा है। आपके साथ थोड़ा टहल आएगा तो मन बहल जाएगा बच्चे का। बंटी ने बड़ी आशा भरी नजर से देखा, शायद फूफी की सिफारिश ही काम आ जाए। कहा ना, मैं काम से जा रही हूँ फूफी, वहाँ कहाँ ले जाऊंगी? जल्दी जल्दी साड़ी पहनती हुई मम्मी ने कहा, काम से जा रही हूँ तो क्या हुआ? बच्चा होगा तो क्या फेंक जाएंगे? 2 मिनट में तैयार किए देती हूँ। नहीं बंटी, मेरा खूब समझदार है। मेरे काम के बीच में वह क्यों जाएगा? 1 साल से तो कभी कॉलेज में नहीं जाता। वह क्या समझता नहीं कि बड़ों के बीच में नहीं जाना चाहिए? फिर गाल पर एक जोर का किस्सू देकर पूछा, है ना बेटा समझदार? मम्मी चली गई। लोहे के फाटक पर खड़ा बंटी जाती हुई मम्मी को देखता रहा। आंखों में भर आए आंसू को भीतर ही भीतर पीता रहा। और तब उस पहली बार बंटी ने महसूस किया कि समझदार बनना कितना मुश्किल है। मम्मी की नज़रों में समझदार होकर रहने का मतलब है कि कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत करो। दूध उसे पसंद नहीं, फिर भी बिना चूक किए पी लेता है। जो खाने को दो खा लेता है। जो कुछ भी करने को कहा जाता है वो कर लेता है। पर मम्मी भी तो बड़ी है, समझदार है, उन्हें भी तो वही सब करना चाहिए। तो बंटी चाहता है, क्यों चाहता है नहीं क्या? अनमना सा बंटी भीतर गया आया। बरामदे में ही फूफी जमीन पर पसरी पड़ी है। ऐसे क्यों लेटी हो फूफी, क्या हो गया? अरे हम थक गए हैं भैया, जरा कमर सीधी कर ले तो बर्तन धोकर चैका चौका साफ करें। चौका होना था यहाँ पे, ठीक है। बंटी को लगा जैसे मम्मी फूफी को थका कर खुद चली गई है। फूफी फूफी की थकान उसे कहीं अपने बहुत करीब लगी। मैं पैर से कमर दबा दूं, अभी ठीक हो जाएगी। फूफी उठकर बैठ गई, एकदम बंटी को देखते हुए बोली। बंटी को एकदम देखते हुए बोली, अरे तुम्हें हो क्या गया है बंटी भैया? और सुनो, तुम चले जाए काहे नहीं गए मम्मी के साथ? पहले तो अभी कभी ऐसे छोड़कर जाने की बात करती तो जाने देते तुम। सारे आंगन में लौट लौट कर अपना और मम्मी का जी हल्कान कर देते। यह उम्र से पहले बूढ़ा होना हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हारा। समझे? जाओ खेलो कूदो। सेवा चाकरी करने की तुम्हें रह गए तो हमारी, मतलब तुम ही रह गए हो हमारी। तो एकाएक बड़ी जोर से मन हुआ बंटी का ही।
नेक्स्ट, एकाएक बड़ी जोर से मन हुआ बंटी का सारे आंगन में ये हो गया। ठीक है, चुप कराकर थक गई तब भी चुप ना हो। रात में जब मम्मी डॉक्टर जोशी की कार से उतरी तो बंटी लोहे के फाटक पर खड़ा मन ही मन कहीं रो ही रहा था। कैसे हो बंटी? कार में बैठे बैठे डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, उसने कुछ इस भाव में कहा मानो पूछ रहा हो आप यहाँ क्यों है आए। डॉक्टर साहब की लगाई हुई सुइयों का दर्द और डर मन में फिर ताजा होकर उभर आया। अंधेरे में ही मम्मी को देखा, वे भी बिल्कुल ठीक मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तब और रात में जब मम्मी की बगल में बेटा लेटा तो बराबर प्रतीक्षा करता रहा कि मम्मी कुछ कहेगी। उसने आज इतना काम किया है उसके बारे में, पर मम्मी तो इतनी चुप है मानो उन्हें पता ही नहीं ना हो कि बंटी भी उनके पास लेटा है। मम्मी उसके पास लेटी बाल सहला रही है, पर उसे लगा कि मम्मी उसके बाल नहीं सहला रही है, मम्मी उसे देख रही है। पर नहीं, मम्मी उसे देख भी नहीं रही है। तो तुम तो बहुत ही जरूरी काम कर रहे काम से गई है फिर था अरे एक काम। मम्मी तो शायद उससे भूल भी नहीं रही है और तब बंटी का मन हुआ कि फूट फूट कर रो पड़े। तो यहीं तक हम इसे आज पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।